मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में डाइस टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने उसमें वो पोजीशंस क्लियर कर लिए थे जिसमें हमें एक डाइस दिया हुआ रहता है। तो एक डाइस अगर देकर क्वेश्चन पूछा जाए तो उस पर आधारित हमने 5 क्वेश्चंस पिछले क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं पॉसिबिलिटी 2, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अब when two position of dice is given, ठीक है। जब डाइस का दो पोजीशन आपका दिया गया हो तो उस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमने बताया था कि जब डाइस का दो पोजीशन दिया गया हो तो उस केस में 3 पॉसिबिलिटी बनता है। पहला पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ओनली वन सरफेस कॉमन, केवल एक सरफेस जो हो वो क्या हो, कॉमन। अर्थात यहां पर डिस्कस हम पहले करेंगे कि केवल एक सरफेस जब कॉमन हो तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, ये 6 है। मान लीजिए हमें 2 डाइस इस प्रकार से दिया हुआ है, ये 2 डाइस आपके दिए हुए हैं। आप लोग भी फटाफट बना ले डाइस को, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है 4 3 2, इस पर है 2 5 6, ठीक। और आपसे पूछा गया है कि नंबर अपोजिट टू फोर इक्वल टू 8, 4 के विपरीत कौन सा नंबर यहां पर है। तो देखिए, जब आपको 2 डाइस का पोजीशन गिवन हो, 2 डाइस की स्थितियां दी गई हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई कौन किसके विपरीत है, तो वहां पर एक ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, जिस ट्रिक का नाम है वन कॉमन ट्रिक। ट्रिक का नाम क्या है, वन कॉमन ट्रिक। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़िए, दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़िए। तो मेरे भाई दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां भी 2 है और यहां भी क्या है, 2 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो आप 2 को लिख दीजिए, ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए। जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़ लीजिए, ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए। अब आप स्वतंत्र हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए। क्लॉकवाइज का मतलब समझेंगे, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है। तो आप बोलेंगे सर घड़ी तो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। अगर यही बात की जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी के विपरीत दिशा में क्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, आप उल्टा मूव करिए, मतलब इस तरह से, ऐसे जब मूवमेंट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। तो आप कॉमन सरफेस से या तो क्लॉकवाइज चले या तो एंटी क्लॉकवाइज चले, कोई एक पोजीशन आपको चुन लेना है। तो घड़ी के दिशा में घूमना बड़ा आसान होता है, इसलिए आप घड़ी के दिशा में घूमें। एंटी क्लॉकवाइज से भी आप घूम सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, हम क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले, क्लॉकवाइज हम चले तो हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो 2 के बाद मेरा 3 आया, 3 के बाद मेरा क्या आया, 4 आया। तो आप इसके आगे लिख देंगे 3 और इसके आगे लिख देंगे 4, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां से भी आप क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे ऐसे। तो अब देखिए कौन सा नंबर आया, तो 6 और 5। तो इसके बाद आप लिख देंगे 6 और फिर क्या लिख देंगे, 5। एक बार फिर समझ ले, आपको करना यह है कि जो सरफेस कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, उसको आप पकड़ लो भाई। 2 को हमने पकड़ लिया, 2 से आप घूमिए क्या, क्लॉकवाइज। हम यहाँ कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो 2 के बाद हमने लिख दिया 3, 3 के बाद हमने लिख दिया 4।
ठीक उसी प्रकार से यहां भी दूसरी पोजीशन में भी 2 के बाद हम जब क्लॉकवाइज घूमे तो मेरा 6 आया, 5 आया, हमने 6 और 5 लिख दिया। अब बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों पोजीशंस में नहीं लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर एक यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो एक यहां पर नहीं लिखा है तो यहां पर आप सीधा क्या कर देंगे, एक को लिख देंगे। अब इसका मीनिंग समझना है। देखिए 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अर्थात 2 के अपोजिट जो होगा वो आपका 1 होगा, 3 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, 4 के अपोजिट जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपका आंसर रहा। आपसे जो पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था कि नंबर अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो मेरे भाई 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज से भी इसे बना दीजिए। चलिए आप एंटी क्लॉकवाइज से भी देख लीजिए इसको, ठीक है। देखो हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो घूमिए, यही कॉमन से ही एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ऐसे घूमेंगे तो कॉमन से घूमेंगे तो 2 और 2 ऊपर नीचे लिख दीजिए। 2 के बाद आपका क्या आएगा, तो 4 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, तो 3 आएगा। अब यहां से आप घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ऐसे होता है। तो 5 आया, फिर 6 आया, तो यहां लिखेंगे 5, फिर यहां लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे। अब क्या नहीं है, तो नहीं है आपका एक नंबर जो नहीं लिखा हुआ है। तो फिर देखिए वही चीज आ गया, 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 1। तो ये आपका है वन कॉमन ट्रिक, और इस पर आधारित क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर। मतलब फिगर 2 में बॉटम सरफेस पर क्या होगा, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर। मतलब अगर टॉप सरफेस पर 2 है, ये टॉप सरफेस है, तो बॉटम सरफेस पूछ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाहता है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है। बात तो यही हुई, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर 2। फिगर 2 में, सेकंड फिगर में बॉटम सरफेस पर क्या आएगा, तो बॉटम सरफेस पर वही आएगा जो टॉप सरफेस के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो चलिए वन कॉमन ट्रिक लगाइए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों में कॉमन 3 है, यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को आप ऊपर नीचे लिख दीजिए। अब 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेट करना प्रारंभ करिए। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 के बाद आएगा क्या, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करिए, यहाँ आएगा 4, फिर आएगा 5, तो ये हो गया 4, फिर हो गया 5। अब कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है जो नहीं लिखा हुआ, आप बोलेंगे 6 नहीं लिखा हुआ है, तो 6 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, तो 3 के अपोजिट वाला जो नंबर है वो आपका 6 है, 2 के अपोजिट वाला जो नंबर है वो क्या है, 4 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, और 1 के अपोजिट क्या है भाई आपका, तो 1 के अपोजिट आपका 5 है। ये आपका रिजल्ट निकल करके आया। तो आपसे यही ना पूछा गया था, इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया था कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 2 के अपोजिट मेरे भाई क्या है, 4 है। तो आपका आंसर बनेगा कि सेकंड फिगर के बॉटम सरफेस पर जो नंबर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 4। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये 2 पोजीशंस दिए हुए हैं एक ही डाइस के। अब कहा जा रहा है कि कौन सा ये पोजीशन इसमें है जो इसी का एक पोजीशन है। मतलब हमें चुनना है कि ये जो 2 डाइस हैं, ये जो 2 आपके डाइस के पोजीशन दिए हुए हैं, ठीक है, कौन इसमें ऐसा है जो यही डाइस है, यही डाइस है कहने का मतलब कि इसी का पोजीशन है उसमें, ये आपको चूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको वन कॉमन ट्रिक का ही जरूरत पड़ेगा। तो वन कॉमन ट्रिक के आधार पर आप पहले तो क्या करिए कि देखिए कौन किसके अपोजिट है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो आप ई को ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ ई लिख दिया आप, यहाँ भी ई लिख दिए। अब क्या करिए कि इस ई से क्लॉकवाइज आप रोटेट कर लो, तो यहाँ बी है, यहाँ डी है, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ आपका ई है, तो यहां से भी आप क्लॉकवाइज रोटेट करिए, तो ई के बाद क्या आ गया आपका, तो एफ आ गया, एफ के बाद क्या आ गया आपका, तो ए आ गया। ठीक है, अब यहां से क्लियर हुआ कि ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, डी है, बी के अपोजिट कौन सा लेटर है भाई, तो आपका यहाँ पर एफ है। और देखिए इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ है।
अरे ए बी सी डी ई एफ तक में क्या नहीं लिखा हुआ है, तो सी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको एक बात हमने बताया है पहले कि दो विपरीत फलक कभी साथ नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते, और ना ही साथ छिप सकते। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि टू अपोजिट सरफेसेस जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते और नहीं एक साथ क्या हो सकते हैं, छिप सकते हैं, क्योंकि अपोजिट सरफेस जो है एक आगे होता है तो एक क्या होता है, पीछे होता है, कभी भी ये एडजेसेंट साइड पर नहीं आ सकते हैं। ये बात आपको माइंड में रखना है, क्योंकि अगर सामने से दिख रहे हैं तो भी एडजेसेंट साइड है, और अगर पीछे छिपे हुए हैं तब भी वो क्या है, एडजेसेंट साइड है, क्योंकि सामने से देखने पर हमें तीन साइड दिखाई देता है और तीन साइड क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। इसलिए दो अपोजिट सरफेस कभी भी साथ नहीं दिख सकते, ये आपको माइंड में लगाना है। अब देखिए डी के अपोजिट क्या है, ए, डी के अपोजिट क्या है, ए। अच्छा देखिए डी के अपोजिट यहां पर क्या है, ए, और डी और ए एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब बताइए बी के अपोजिट क्या है, एफ, तो देखिए बी और एफ एक साथ यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा डाइस नहीं है। आगे बढ़े, ई के अपोजिट क्या है, सी, देखिए ई और सी मेरा एक साथ यहां पर दिख रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन होगा भाई, तो मेरा आंसर होगा बी डी सी, ये वाला डाइस मेरा आंसर है, जो इसी का एक प्रारूप है। अब इसमें देखिए कोई किसी के अपोजिट नहीं है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, सब अलग अलग हैं, अर्थात कोई किसी का अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो डाइस अगर दिए गए हैं जो एक ही डाइस के दो प्रारूप हैं, ठीक है, दो अलग अलग डाइस नहीं होता है, एक ही डाइस को घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इस 4 ऑप्शंस में वो डाइस है जो इसी का प्रारूप है, मतलब इसी का स्वरूप है, मतलब यही डाइस है, ठीक है, ये चुनना है। तो चलिए देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, वन कॉमन ट्रिक लगा लो। तो यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 3 दिख रहा है, तो 3 को पकड़ लो, 3 ऊपर 3 नीचे आप लिख दिए। चलिए अब 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेट करिए, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका 6 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ भी 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो यहाँ 2 आएगा और फिर क्या आएगा, आपका 5 आएगा। अब क्या नंबर था, कौन सा ऐसा नंबर था जो नहीं लिखा हुआ है इन पर, तो 1 नहीं लिखा हुआ है, 1 से 6 तक में 1 नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 4 के अपोजिट आपका 5 है, 6 के अपोजिट आपका 2 है और 3 के अपोजिट आपका क्या है, 1 है। तो दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ये माइंड में क्लियर रखना है। अब देखिए भाई यहाँ पर आप देखिए 6 और 2 एक साथ दिख रहा है, 6 और 2, ये 6 और 2 एक साथ नहीं दिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट सरफेस है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट सरफेस है। 3 और 1 यहाँ पर देखिए एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 5, 2 और 1, 5, 2 और 1 ये हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात इस डाइस का जो प्रारूप है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें एक ही डाइस के 2 पोजीशंस आपको दिए हुए हैं और एक ये तीसरा पोजीशन भी आपको दिया हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, अर्थात ये जो फलक आपको खाली दिख रहा है, जो सरफेस खाली दिख रहा है, वहां पर क्या आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी आप वन कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना उचित नहीं होगा, या आप असंभव बोल सकते हैं कि ऑप्शन के बिना ये असंभव है सॉल्व करना। तो ऑप्शन को आपको देखते रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो 2 आया, 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा, 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 2 है, 2 से आप घूमना स्टार्ट करिए तो ये क्या आ जाएगा, तो 2 के बाद आपका 1 आ जाएगा और 1 के बाद आपका 4 आ जाएगा।
अब क्या इसमें नहीं है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि 6 जो है यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट आपका 1 है, 5 के अपोजिट आपका 4 है और 2 के अपोजिट आपका 6 है। अब हमने आपको पहले से बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, तो ये बात बता रखा है कि दो अपोजिट सरफेस न तो कभी एक साथ दिखते हैं और न ही कभी एक साथ चिपते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। तो आइए देखिए, अगर यहाँ 4 है, अगर यहाँ 4 है तो मेरे भाई 4 के अपोजिट क्या है, 5। तो यहां पर तो कभी भी 5 नहीं आ सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपका यहां पर 6 है तो मेरे भाई 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 2 है, 6 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो कभी भी 2 यहां पर नहीं आ सकता। यहां पर लगता है कि एक ही नंबर हमने 2 बार लिख दिया, यहां 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 कभी भी नहीं आ सकता, तो 2 भी आपका यहां खत्म हो गया। अब हमको एक बार बताइए, यहां पर 4 है, यहां पर क्या है, 4 है। तो यहां पर जब 4 है तो क्या 4 के बगल में 4 आएगा, 2 नंबर एक साथ तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब 4 आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन होगा, 1। तो 1 आपका आंसर होगा, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो डिजिट आप रखेंगे वो डिजिट कौन सा है भाई, 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया जाए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपसे 2 पोजीशंस दिए हुए हैं एक ही डाइस के, ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा आपको यहाँ पर अल्फाबेट आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप करिएगा 1 कॉमन ट्रिक लगाइए, बोलिए यहाँ भी आपका ई दिख रहा है, यहाँ भी आपका ई दिख रहा है, ई को ऊपर नीचे लिख दो, ई को ऊपर नीचे आप लिख दो। अब बोलो यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले सी आएगा फिर आपका डी आएगा। यहाँ से आप चलेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा और फिर क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर वो नंबर है जो नहीं लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखा हुआ है, तो एफ यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया कि ए के अपोजिट आपका सी हो जाएगा, डी के अपोजिट आपका बी हो जाएगा और ई के अपोजिट आपका एफ हो जाएगा। तो हमने बोला है कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी न साथ आ सकता है न साथ चिप सकता है। तो अब बात करते हैं यहाँ डी। देखिए डी है तो डी है, तो डी के अपोजिट क्या है, बी, डी के अपोजिट क्या है, बी। तो मेरे भाई बी तो कभी ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर आपका एफ है, तो एफ के अपोजिट क्या है, ई, एफ के अपोजिट क्या है, ई। तो एफ के अपोजिट जब ई है तो ये भी कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। और डी के बगल में डी आ ही नहीं सकता है, डी डी सेम नहीं आ सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी होगा। अब ये आंसर आपका सी हो गया। अब सपोज करिए थोड़ा सा कि मान लीजिए यहाँ पर तो ये डी डी दे रहा है तब तो मैच कर जा रहा है, अगर डी ना दे करके कुछ दूसरा दे तो 2 ऑप्शन छूट जाएंगे, और 2 ऑप्शन छूट जाएंगे तो वहां पर क्या करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वैसा भी क्वेश्चन एक लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, 11 को चेंज करके 12 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पोजीशंस आपके पास हैं, 2 पोजीशन आपको दिए हुए हैं, कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि यहाँ पर पकड़िए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका 6 है। यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो 6 के बाद आपका आ गया 3, 3 के बाद नहीं 3 नहीं 1, 6 के बाद क्या आया 1 और 1 के बाद क्या आया 3। फिर यहाँ से रोटेट करिए तो 6 के बाद यहाँ पर क्या आ गया आपका, तो 5, 5 के बाद क्या आ गया 2। अब क्या इस पर नहीं लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 4 नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट आपका 2 हो गया, 5 के अपोजिट आपका 1 हो गया और 6 के अपोजिट आपका 4 हो गया। ये बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर करिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आते हैं, देखिए यहां पर 6 है तो 6 के अपोजिट क्या है 4, तो 6 के अपोजिट 4 है, तो ये 4 कभी भी नहीं साथ में आ सकता है, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते ना एक साथ छिप सकते हैं। आगे देखते हैं 1 है, तो 1 के अपोजिट क्या है 5, तो ये 5 भी आंसर नहीं हो सकता है, 5 भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास बच गए 2 ऑप्शन, अर्थात 2 और 3। अब कौन होगा, ये समस्या पैदा हो रहा है, ये समस्या पैदा हो रहा है कि कौन होगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस जो हमने कराया था उसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे। यहां पर आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हुए और 2 ऑप्शंस अभी भी बच गए हैं। तो बच गए हैं तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जब कभी भी आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप प्रयास करेंगे कि ये जो पोजीशन है जो डाइस का, ये पोजीशन किस पोजीशन से मैच कर रहा है, पहले आपको ये सोचना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर 6 1 है और यहां पर भी 6 1 है, 6 1 यहां पर भी है और 6 1 यहां पर भी है, अर्थात पोजीशन 1 मैच कर रहा है इस पोजीशन से। तो आप रोटेशन चेक कर लीजिएगा। क्या चेक करिएगा, रोटेशन। आप किसी एक को पकड़ लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए 6 को पकड़ लिया, हमने 6 को पकड़ लिया। अब आप देखिए 6 से 1 का रोटेशन क्या है, 6 से 1 का रोटेशन क्या है,
तो आप बोलेंगे सर 6 से 1 का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। मतलब 6 से 1 का पोजीशन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें 6 से 1 का पोजीशन क्या हो गया भाई? 6 से 1 का पोजीशन क्या हो गया? तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिए, अगर ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज होता, अगर ये क्लॉकवाइज है और आपका ये भी क्लॉकवाइज होता, तो जो डाइस ये था वही डाइस ये होता। अरे सेम टू सेम होता कि नहीं होता? तो अगर यहां पर ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज होता तो यहां पर आपका क्या आ जाता? 3 आ जाता, 3 आ जाता। तो 3 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए 3 अगर नहीं आया तो 3 के अपोजिट वाला नंबर आएगा और वो नंबर मेरे भाई क्या है? 2 है, क्योंकि यहां पर 3 के अपोजिट आपने 2 निकाल रखा है, इसलिए यहां पर कौन आएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर ई आपका जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको फंसाए जा सकते हैं पेपर में। अब इसके आगे एक स्टेप और आपको बढ़ेगा, वो भी हम क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कर रहा है। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। एक डाइस के 2 पोजीशंस दिए हुए हैं और तीसरे पोजीशन में एक जगह खाली छोड़ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। तो हमने बोला कि आप 1 कॉमन ट्रिक ही लगाइए भाई। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ भी सी और यहाँ भी सी है, तो सी को ऊपर और सी को नीचे लिख दीजिए। अब सी से आप क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट करिए, तो पहले आएगा डी, फिर आपका आएगा एफ। यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका आ जाएगा ए और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? बी। तो अब कौन सा ऐसा लेटर है, अल्फाबेट है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ई नहीं लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। तो डी के अपोजिट आपका ए हो गया, एफ के अपोजिट आपका बी हो गया और सी के अपोजिट आपका मेरे भाई ई हो गया। तो हमने बता रखा है कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी साथ नहीं आ सकते हैं, नहीं साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए, तो ए अगर है तो ए के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट यहाँ पर डी है, इसका मतलब डी कभी भी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर नहीं आ सकता है। बी के अपोजिट एफ है, यहाँ पर बी है, तो इसके अपोजिट वाला लेटर अल्फाबेट एफ कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब बात रहा 2 ऑप्शन का, सी और ई का। सी और ई दोनों में से कोई कहीं पर आ सकता है, लेकिन कौन रियल में आंसर होगा? 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 2 ऑप्शन मेरा बच गया। तो अब सोचिए, यहाँ पर आप रोटेशन चेक करिए। देखिए यहाँ चेक करिए कि ए से बी का रोटेशन क्या है। तो ए से बी का रोटेशन है क्लॉकवाइज, ए से बी का रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां पर भी ए से बी का रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। देखिए दोनों जगह ए से बी का रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज ही है, घड़ी के दिशा में ही रोटेशन हो रहा है, ए से बी, ए से बी, ए से बी। तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये वाला डाइस और ये वाला डाइस सेम होने वाला है। तो अगर यहाँ पर आपका सी है तो यहाँ भी आपका सी ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा, ई नहीं होगा। अगर आपका अपोजिट रहता, यहाँ पर क्लॉकवाइज वहां पर एंटी क्लॉकवाइज रहता, तो सी के अपोजिट आंसर क्या हो जाता? ई हो जाता। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। लेकिन सपोज करिए कि ये जो रोटेशन आप चेक करें, अगर ये रोटेशन भी नहीं मैच करे तो फिर हम क्या करेंगे? ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ तो रोटेशन मैच कर रहा है, मतलब रोटेशन हो रहा है, ये डाइस और ये डाइस आपको सेम दिख रहे हैं, 2 फेसेस सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर वो सेम न दिखे तो फिर क्या होगा? तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन उसका प्रारूप थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 पोजीशंस दिए हुए हैं, तीसरे पोजीशन में पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए पहले तो हम 1 कॉमन ट्रिक ही लगाएंगे, वो आप अप्लाई करिए। पहले देखिए यहाँ 3 है, 3 से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, तो 3 के बाद आपका 1 आ जाएगा, 1 के बाद आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से आप चलेंगे तो 3 के बाद आपका 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो ये आपका 1 4 हो गया, ये 2 5 हो गया, और कौन सा यहाँ डिजिट नहीं है? तो आप बोलेंगे सर 6 नहीं है, तो 3 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2। अब देखिए 5 यहाँ पर है, तो 5 के अपोजिट यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इसके बगल में कभी भी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड नॉट कैन हिडन टुगेदर। दोनों ना तो साथ में छिप सकते हैं और ना ही साथ में दिख सकते हैं, दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए 2 तो क्लियर हो गया भाई, नहीं होगा। अब 6 के अपोजिट क्या है? 3, तो 3 भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस आपके पास बच गए, 1 और 4। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जब ऐसा सिचुएशन आता है
तो आप क्या करिए, मैच करके देखिए कि ये दो जो आपके डिजिट बचे ये कहीं पर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करते थे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चेक कर हम नंबर को डाल देते थे, डिजिट को वहां पर डाल देते थे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है मेरे भाई। देखो यहां पर तो सब कुछ अलग अलग है, मैच भी नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये समस्या है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि रोटेशन भी मैच ना करे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों में से किसी एक को रखकर आप चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 1 को रखा, 1 को रखा। अब देखिए ये मेरा एक तीसरा डाइस मिल गया, मेरा एक तीसरा पोजीशन मिल गया। तो अब आप क्या करिए कि दूसरे पोजीशन को तीसरे पोजीशन से मैच करा करके और आप अपोजिट सरफेसेस ज्ञात करें और उस अपोजिट सरफेस को इससे मैच कराएं। अगर ये मैच कर गया इसका मतलब इसी का प्रारूप ये भी है, अगर मैच नहीं किया इसका मतलब प्रारूप नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर कॉमन दोनों में क्या है भाई, तो 5 है, दोनों में क्या कॉमन है, 5 है। तो यहां भी आपका क्या है, 5 है, देखिए 5 आ गया। तो 5 से आप रोटेट करना स्टार्ट करिए, 5 से आप क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करिए। तो 5 के बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या आ गया आपका 6 है। अब यहाँ पर 5 के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करिए। तो 5 के बाद क्या आ गया आपका 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया 4 आपका आ गया। और क्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखने वाला नंबर आपका है 2, तो 5 के अपोजिट आपका 2 हो गया। अब इन दोनों को मैच कराइए, इन दोनों सिचुएशन को मैच कराइए। क्या ये मैच कर रहे हैं, अरे 5 के अपोजिट 2 तो 5 के अपोजिट 2 ठीक है, लेकिन 4 के अपोजिट 1 और यहाँ पर 4 के अपोजिट 6, इसका मतलब ये और ये मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब एक आंसर नहीं होगा, और एक आंसर नहीं होगा तो मेरे भाई आंसर होगा कौन, 4। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप 4 तो मार दिए, लेकिन क्या ये 4 प्रूफ भी आप कर सकते हैं, तो जी प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसे देख लिया जाए, प्रूफ कर लिया जाए। अच्छा देखिए इस पोजीशन पर आप 1 न रख करके अब क्या रखिए, 4 रखिए, आप 4 रखिए। अब इसको मैच कराइए किसी एक फिगर से, तो आप किससे मैच करा सकते हैं, तो चलिए हम 1 को 3 से मैच कराने का प्रयास करते हैं। तो 1 को 3 से मैच कराने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहां पर हो गया 1 2 3 1 2 3 और यहां हो गया 5 6 4, मतलब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो नो कॉमन ट्रिक अभी हम जानते भी नहीं है और हम अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको अभी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इससे अप्लाई नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे जब हम पढ़ेंगे नो कॉमन ट्रिक आपको ऐसे भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अप्लाई आप करेंगे तो फिर जनरल और स्टैंडर्ड का केस आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लासों में आपको बता रखा है। तो अब थोड़ा सा आप देखिए कि अगर हम इसको मैच कराना चाहें तो क्या हम इसको सेकेंड और थर्ड को मैच करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को मैच करा सकते हैं। सेकेंड और थर्ड को जब मैच कराएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगा, 2 कॉमन ट्रिक हम आगे चल के बताएंगे कि 2 कॉमन ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ 5 और यहाँ 4, 5 और 4 मैच कर रहा है, 5 और 4 मैच कर रहा है। तो 2 कॉमन ट्रिक कहता है, जो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, कि अगर दो सतह मैच कर रहे हैं तो तीसरे सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तीसरे सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पर देखिए आपका 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। इसका मतलब ये 4 ही आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई ये रहा कंप्लीट आपका केस पॉसिबिलिटी जो आपका था व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ डाइस इज गिवन, और उसमें ओनली 1 सरफेस कॉमन वाला केस हमने आपको क्लियर कर दिया। हमें नहीं लगता कि अब भी आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा या कोई क्वेश्चन परेशान करेगा। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत अगर होती है तो आप हमसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, डाउट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा बात कि यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें 2 कंडीशंस और रह गए हैं, तो हम 2 कंडीशंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 कॉमन ट्रिक का बात होगा और नो कॉमन ट्रिक का बात होगा। और साथ ही साथ हम तीसरे केस का बात कर लेंगे, तीसरे पॉसिबिलिटी का बात कर लेंगे कि 1 मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। जब डाइस के 3 या 4 पोजीशन दिए जाते हैं तो वहां पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।